नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले मैं आपको 5 क्लास करा चुका हूं। अगर आपने वो 5 क्लास अभी तक नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। आप जाकर यहाँ पर वो बाकी क्लास देख सकते हो। इसके अलावा क्या हमने यूपीएसआई के मैथ्स के जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं, लेके 1991 से लेके 2021 तक, वो भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पर कराए जा रहे हैं। दोस्तों, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है और क्लास नंबर 6 का मैं आपके साथ पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन होगा आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर 2 है फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर 4 है सर सैयद अहमद खान। पहले के भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूँगा और बाद में जब वीडियो का अंत हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत बैठ रहे हैं। आई होप आपने इसका आंसर सही लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली और शौकत अली। मैं थोड़ा-सा आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ। हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। पहले आपसे डेट पूछी जाती है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो खिलाफत आंदोलन आपका स्टार्ट होता है 1919 में। 1919 में। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो अली बंधु। अली बंधु। अली बंधु कौन थे? तो 2 भाई थे अली बंधुओं में। एक आपका शौकत अली, शौकत अली, और दूसरा था आपका मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। इन्हीं के साथ एक नाम जुड़कर और पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन में निम्नलिखित में से और कौन शामिल थे? वैसे देखो 2 तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। लेकिन एक नाम आपसे और पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि वो नाम बच्चों को नहीं पता होता, तो वो नाम आपका अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। मैं आपको बता दूं, खिलाफत आंदोलन जो है वो हमारे देश का आंदोलन नहीं था, लेकिन बाद में ये हमारे देश में आ गया जब गांधी जी असहयोग आंदोलन में इसका सपोर्ट करेंगे। अब इस आंदोलन का होने के पीछे क्या कारण था? ये आंदोलन हालांकि हुआ क्यों? तो इसका जो कारण था, सबसे पहला कारण था इसका तुर्की का विभाजन। तुर्की का विभाजन। ये वही तुर्की है जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानिया साम्राज्य बोलते हैं। तुर्की का विभाजन किया जा रहा था, तुर्की के पार्ट किए जा रहे थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्योंकि पता है आपको कि तुर्की जो है ये प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था ब्रिटेन से। अब जब तुर्की का विभाजन किया जा रहा था, प्लस जो खलीफा का पद था, खलीफा का पद, खलीफा के पद को भी समाप्त किया जा रहा था। इसलिए ये आंदोलन क्या है, अपनी चरम पे आ गया। ये इंडिया में आंदोलन इसलिए पकड़ गया क्योंकि इसको सपोर्ट मिला गांधी जी से। क्योंकि इसी के दौरान गांधी जी ने भी एक आंदोलन किया था, जो कि 1920 में स्टार्ट होगा, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू होगा 1920 में जाकर। 1920 में। अब इसी आंदोलन में क्या है आपका, जो है खिलाफत आंदोलन भी शामिल हो जाता है। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। और ये एक ऐसा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जिसमें आपको हिंदू हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों एक साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे एक राष्ट्रीय मंच पर। ये पहली बार होगा, फर्स्ट टाइम होगा, जब इतना बड़ा मंच होगा और वहां पर हिंदू और मुस्लिम की एकता आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है खिलाफत समिति के बारे में, कि खिलाफत समिति, खिलाफत समिति, क्योंकि गांधी जी इसमें एंट्री मारते हैं खिलाफत समिति में। खिलाफत समिति की जो स्थापना होती है वो 1919 में ही होती है और खिलाफत समिति की स्थापना करते हैं अली बंधु ही। अली बंधु। अली बंधु आपको पता है कि शौकत अली और मोहम्मद अली। और खिलाफत समिति की जो स्थापना होती है वो होती है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अभी जब इसका सम्मेलन चल रहा होता है दिल्ली में, सम्मेलन, खिलाफत समिति का सम्मेलन चल रहा होता है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी जी। अध्यक्षता करते हैं कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कहते हैं अब हम एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट करेंगे जो ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर देगा। तो आई होप आपको इतने सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर।
आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। अब हम सिर्फ ऑप्शन को ही हिट करेंगे। देखो आपको पता है कि 10 गुरु हैं और अभी हम क्या है ना, अभी हम सिर्फ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी एडिशनल जानकारी होती है मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं आपको सिखों के 10 गुरु पढ़ाऊँ और आपको उनके बारे में सब कुछ बताऊँ। ऐसा तो आपकी वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी भैया। लेकिन मैं इन चारों ऑप्शनों को हिट करके चलूँगा। पहले हम बात करेंगे सिखों के 10वें गुरु के बारे में। सिखों के जो 10वें गुरु होते हैं, जिनका नाम आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। देखो, आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह बच्चों को ऐसा लगता होगा कि इनका जन्म पंजाब या पाकिस्तान के क्षेत्र में हुआ होगा, जो कि कहना बहुत गलत है। लेकिन इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार। बिहार में कहाँ? पटना में। डेट पूछ लेता है क्योंकि सरल डेट है आपकी, बहुत सरल 1666। ठीक है? सिखों के जो फर्स्ट गुरु होते हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये 5 कह की बात करेंगे, 5 कह, जिसमें कच्छा, कृपाण, इस तरह की चीज़ होती है, कंघा, केस। सिखों के जो फर्स्ट गुरु होते हैं, जो कि सिखों के संस्थापक कहलाए, उनका नाम है क्या है? गुरु नानक। क्या है? गुरु नानक। देखो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसलिए मैं इसको हिट करके चल रहा हूँ। गुरु नानक। गुरु नानक जी जो हैं, ये सिखों के संस्थापक कहलाए, सिख धर्म के संस्थापक। प्लस क्या है, इन्होंने ही जो है, जो लंगर लंगर आज आप खाते हैं, लंगर और पंगत की व्यवस्था गुरु नानक जी ने ही की थी। और सिखों के जो 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को क्या है, फांसी दी गई थी किसके द्वारा? मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आपका, जहांगीर। और गुरु अर्जुन देव ने ही जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ। नेक्स्ट जो है आपके, वो है 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें गुरु थे। और इन्हें फांसी किसने दी थी? तो इन्हें फांसी दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अब। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। महावीर स्वामी, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ या आपके अजितनाथ। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है। देखो इन चारों ऑप्शनों को मैं थोड़ा-सा हिट करके चलता हूँ, क्योंकि देखो 24 के 24 आपको पढ़ाना संभव नहीं है भई अभी जो। प्रथम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? प्रथम फर्स्ट थे आपके ऋषभ देव। ऋषभ देव। ये जो है जैन धर्म के संस्थापक भी कहलाते हैं। लेकिन बाद में जो वास्तविक संस्थापक होंगे वो महावीर स्वामी जी होंगे। ऋषभ देव को ही जो है आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। क्या था? बैल। बैल या आपका सांड। ये क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह। ये पूछा जाता है पेपर में। प्रतीक चिन्ह। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका अजीतनाथ। ये सेकंड, जैन धर्म के सेकंड तीर्थंकर होंगे जिनका नाम है अजीतनाथ। अजीतनाथ। और इनका जो प्रतीक होगा वो होगा हाथी। हाथी। जो आपके 23वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांप। और जो 24वें तीर्थंकर है, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए, उनका नाम महावीर। और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका सिंह। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। राजेंद्र चोल, विजयालय, राजराज चोल या आदित्य प्रथम। तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। अब थोड़ा-सा हम चोल वंश के बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस थोड़ा-सा जो आपके पेपर में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चोल वंश। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे, संस्थापक विजयालय। अभी हम जो आपका पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, विजयालय। ठीक है? और चोल वंश की जो राजधानी थी, राजधानी 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 क्या है? तो तंजौर। तंजौर। तंजौर या किसी-किसी पेपर में आपको तंजावुर भी देखने को मिलेगी। तंजावुर। ठीक है? और ये चोल वंश कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 9वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। किसमें? 9वीं 9वीं शताब्दी। लगभग आपका 850 850 बीसी का, सॉरी 850 शताब्दी के आसपास ही स्टार्ट हुआ था, 850। ठीक है? और क्या इसमें हम देखेंगे? इसमें इसकी जो सबसे ओल्ड राजधानी थी, चोल वंश की सबसे ओल्ड जो राजधानी थी, वो थी आपकी उरेयूर। क्या थी? उरेयूर।
इसे उरेयूर बोलते हैं, लेकिन आज आधुनिक नाम जो है इसका क्या है? तिरुचिरापल्ली। आधुनिक नाम क्या है इसका? उरेयूर का आधुनिक नाम आपका तिरुचिरापल्ली, ठीक है? तिरुचिरापल्ली इसका आधुनिक नाम है किसका? उरेयूर का। ये इसकी सबसे ओल्ड राजधानी थी, लेकिन जो बाद में राजधानी बनी वो बनी तंजौर या तंजावुर। देखो तंजौर और तंजावुर ऐसे पूछेगा कि चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो तंजौर या तंजावुर थी, या पूछ लेगा कि इसकी सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? तो उरेयूर थी। ये पूछ लेगा कि उरेयूर जो है वो आधुनिक नाम क्या है? तो आप बता दोगे तिरुचिरापल्ली। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कौन-सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? यानी ऐसा कौन-सा बंदरगाह है जिससे सबसे ज़्यादा लोहे का निर्यात होता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन बी है आपका मारमागांव बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन डी आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, मैं आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तो अब आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है क्या? मारमुगाओ बंदरगाह। ये बंदरगाह कहाँ पड़ता है मारमुगाओ? तो इसके नाम में छुपा है, तो ये पड़ेगा कहाँ आपका? गोवा में, गोवा। और यहाँ से क्या निर्यात होता है? निर्यात होता है यहाँ से लोहा, लौह अयस्क। मैं आपको बता दूँ, ये मार्मोगाँव बंदरगाह जो है ना, इससे लौह अयस्क इतना होता है, लगभग भारत का 50% लोहा यहीं से निर्यात होता है आपका। और इसका उद्देश्य वैसे जो है, वो जापान को निर्यात करने के लिए बनाया गया था, जापान को। ठीक है? दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बंदरगाह है, ये कौन-सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये जुआरी नदी, जुआरी, जुआरी। आपको पता है कि गोवा में जैसे जुआरी हो गई, मांडवी नदी हो गई, ऐसी नदी है आपकी। तो ये जुआरी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है आपका, और ये एक प्रकार से मारमागो बंदरगाह जो है, ये क्या है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है आपका। दूसरा, ये जो दीनदयाल बंदरगाह है, ये कहाँ पड़ेगा आपका? तो दीनदयाल बंदरगाह बोल दूँ या आपका कांडला बंदरगाह, एक ही बात है, कांडला। तो ये पड़ेगा आपका गुजरात में, गुजरात में। और न्यू मंगलौर, इसके नाम में छुपा है मंगलौर, तो मंगलौर कहाँ पर? कर्नाटक में है, कर्नाटक। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से तो आप बहुत भली-भांति परिचित होंगे, ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन पूछा था कि लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, आप बता दोगे मार्मागांव बंदरगाह, जो कि आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन-सा है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ग्रीनलैंड, अरब प्रायद्वीप, मांजुली द्वीप या श्रीरंग द्वीप। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है क्या पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली द्वीप है। क्या है? मांजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांजुली द्वीप। और मांजुली द्वीप कहाँ पड़ेगा ये? ये पड़ेगा आपका आसम में, आसम में। कौन-सी नदी के तट पर आपका? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी नदी द्वीप कौन-सा है? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा मानजुली द्वीप। अगर पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका का क्या एक क्षेत्र है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? प्रशासनिक अधिकार की बात करूँ तो डेनमार्क का अधिकार है इस पर, डेनमार्क। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 23 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। तो मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसका आंसर सोच लीजिए। अब आपने इसका आंसर सोच लिया होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। देखो 24 जनवरी 1950 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक बार आपके समक्ष डिस्कस कर देता हूँ। देखो जनवरी 24 जनवरी 1950, ये इंपॉर्टेंट क्यों डेट है? देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका राष्ट्रगान, राष्ट्रगान इसी दिन अपनाया था। एक आपका राष्ट्रगीत भी इसी दिन अपनाया था, राष्ट्रगीत। और 24 जनवरी को ही ये संविधान सभा की लास्ट बैठक थी। संविधान सभा की संविधान सभा की अंतिम बैठक थी ये, अंतिम बैठक कब? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है,
वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा मैं राष्ट्रगान के बारे में बता दूँ। राष्ट्रगान क्या हमारा? तो जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है। गाने की अवधि कितनी है? तो गाने की अवधि है 52 सेकंड, 52 सेकंड। पहली बार कब गाया? तो पहली बार गाया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन। कब गाया? 1911 में। 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित विश्व नारायण धर ने। पंडित विश्व नारायण नारायण आपका धर धर। और इस राष्ट्रगान को कहाँ से लिया गया है? इस राष्ट्रगान को लिया गया है जो ये रवींद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी, रवींद्रनाथ टैगोर की, हालाँकि इन्होंने लिखा है इसको, राष्ट्रगान को। कौन-सी पुस्तक थी? गीतांजलि पुस्तक, गीतांजलि। बाद में यही किताब होगी जिसे नोबेल पुरस्कार मिलेगा साहित्य में। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और प्लस आपको बताया कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी किसने लिखा है? हमारे रवींद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी। आमार सोनार बंगला। राष्ट्रगीत क्या हमारा? राष्ट्रगीत है हमारा क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाने की अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड है। 65 सेकंड है, 1 मिनट 5 सेकंड। ये कब गाया गया? ये भी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया। कब? 1896 में, 1896 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सियानी ने, रहीमतुल्लाह सियानी, रहीमतुल्लाह सियानी ने। इसको कहाँ से लिया है वंदे मातरम को? तो आनंद मठ पुस्तक से, आनंद मठ पुस्तक। और आनंद मठ पुस्तक किसकी है? तो आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और अभी आरओ में क्वेश्चन पूछा था बंकिम चंद्र चटर्जी से कि ये क्या ना, ये 2021 में ये फर्स्ट फर्स्ट स्नातक थे, स्नातक कहाँ के? कोलकाता कॉलेज के, कोलकाता कॉलेज के फर्स्ट स्नातक थे। ठीक है, इतनी चीजें आपके पेपर में पूछ सकता है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्या बैठक थी आपकी? 12वीं बैठक थी। संविधान को बनने में टोटल आपकी 11 बैठक लगी, लेकिन जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी वो 12वीं बैठक थी। आपको पता है 11वीं बैठक कब हुई थी? जिस दिन आपका संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो है इसी दिन जो आपके राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ से निवास करते हैं? तो बिहार से, बिहार। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, 20 रुपए के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। लाल किला, सॉरी, लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप या रानी का बाव। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो 20 रुपए के नोट के पीछे किसकी चित्र है? तो एलोरा की गुफाएं। देखो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है नोट के पीछे के क्वेश्चन। जैसे मैं आपको कह दूं कि 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट। अब 2000 का बंद हो गया, लेकिन इसको भी देख लेता हूँ चलो। 10 रुपए के नोट के पीछे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। 20 रुपए के नोट के पीछे आपकी एलोरा की गुफाएं। जो क्वेश्चन पूछा है, एलोरा की गुफा, गुफा। 50 रुपए के नोट के पीछे आपकी हम्पी, हम्पी का चित्र, हम्पी कर्नाटक का हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की कभी राजधानी थी। 100 रुपए के पीछे आपकी रानी की बाव, रानी की बाव। 200 रुपए के नोट के पीछे आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। 500 रुपए के नोट के पीछे आपका लाल किला, लाल किला, लाल किला। और 2000 के नोट के पीछे था आपका मंगलयान। लेकिन 2000 का नोट आपका बंद हो चुका है, मंगलयान। अब मुझे देखो ये ऐसे याद है, देखो के ए कर्नाटक, एच आर हरियाणा, एस एल श्रीलंका, एम फॉर मद्रास। ये आपके सात, ये सातों नोट हो जाएंगे। 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100, 200, 500, 2000। के फॉर कोणार्क का सूर्य मंदिर, ए फॉर एलोरा गुफाएं, एच फॉर हम्पी, आर फॉर रानी के बाव, एस फॉर सांची का स्तूप, एल फॉर लाल किला और एम फॉर मंगलयान। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भौतिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से उदाहरण है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तन का काला पड़ना, ऑप्शन नंबर डी है शर्करा का जल में घुलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शर्करा का जल में घुलना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ये क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं। भौतिक परिवर्तन,
भौतिक परिवर्तन। देखो शब्द से ही लग रहा है कि भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या आपको कुछ शब्द दिमाग में रखना है, इसमें क्या-क्या पूछेगा? जैसे उबलना, ये ट्रिक लगा लो या आप कुछ भी लगा लो, उबलना। जैसे पिघलना, पिघलना, पिघलना। जैसे जमना, जैसे जमना। जैसे टुकड़े-टुकड़े होना, टुकड़े, टुकड़े होना। जैसे घुलना। ऐसे शब्द आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएँगे। अब जैसे एग्ज़ाम्पल है, पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना। तो आपके क्या है, जमने का एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा है पानी से वाष्प बनना, पानी से वाष्प बनना। आपको बताइए उबलने का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आपका तौलिए में पानी का सूख जाना, तौलिए में पानी का सूख जाना, सूख जाना। यानी एक तरीके से अवशोषण करना, सोखना। मैं कह सकता हूँ कागज़ का टुकड़ा फाड़ना, कागज़ का टुकड़ा फाड़ना। यानी क्या है, टुकड़े-टुकड़े करना। और क्या हो सकता है आगे आपका एग्ज़ाम्पल? आपका एग्ज़ाम्पल हो सकता है तांबे से पतला तार निकालना, तांबे से तांबे से पतला तार निकालना, पतला तार निकालना। और क्या ऑप्शन हो सकता है आपका? और होता है रेत और पानी का मिल जाना, रेत और पानी का मिल जाना। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हुए हैं भाई, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, पानी में घुलना। देखो ये भी घुलने का एग्ज़ाम्पल है। जैसे मोम का पिघलना, जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। जैसे आइसक्रीम का बनना, ऐसे लिख सकता हूँ, आइसक्रीम का बनना, आइसक्रीम का बनना। ठीक है? अब ये तो थे आपके क्या भौतिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है, जैसे आपका जलना, पकाना, जैसे आपका जलना, जैसे आपका पकाना, पकाना, जैसे आपका जंग लगना, जैसे आपका सड़ना। ऐसे एग्ज़ाम्पल आपके पेपर में पूछेगा, तो आप दिमाग लगा के बता दोगे कि ये रासायनिक परिवर्तन का एग्ज़ाम्पल है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। ये किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना लगा लो। जैसे अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना। ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एग्ज़ाम्पल है। जैसे दूध का फटना, जैसे दूध का फटना, दही का खट्टा होना, दही का खट्टा होना, खट्टा होना। जैसे कोयले का कोयले का जलना। जैसे जलना वगैरह सब क्या है? आपके रासायनिक के साथ ही आएँगे। जैसे खाद का खाद का बनना, बनना। जैसे पानी में डिटर्जेंट मिलाना, ये लास्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। पानी में पानी में डिटर्जेंट, पानी में डिटर्जेंट का मिलना। इतने सारे एग्ज़ाम्पल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रहने चाहिए आपके एग्ज़ाम्पल। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा का जल में घुलना है। क्योंकि देखो घुलने जैसे एग्ज़ाम्पल आपके क्या है ना, वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन-सा जीव त्वचा से साँस लेता है? यानी स्किन से साँस लेता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। साँप, केचुआ, बंदर, मनुष्य। थोड़ा-सा भी अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, तो आप ये समझो कि त्वचा से साँस। भई हम तो मनुष्य हैं, हम तो लेते नहीं क्योंकि हमारे अंदर होते हैं फेफड़े, ठीक है? बंदर के अंदर भी फेफड़े होते हैं, बंदर भी साँस नहीं लेता। आप 2 ऑप्शन बचे आपके साँप और केचुआ। अब यहाँ आप थोड़ा-सा फँस जाओगे। दिमाग में याद रखना कि 2 ही ऐसे जीव हैं, जो त्वचा से साँस लेते हैं। ये 2 ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में। एक तो आपका पूछेगा केचुआ केचुआ और सेकंड आपका पूछ लेगा आपका मेंढक, मेंढक। क्योंकि ये 2 ऐसे जीव होते हैं, जिनकी जो स्किन है ना, स्किन बहुत ही पतली होती है। जब इनकी स्किन पतली होती है तो इनसे आर-पार वायु निकल जाती है, जिससे इनका क्या है ना, ये साँस लेने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि इनकी त्वचा बहुत पतली होती है। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है ऐसी स्टेटमेंट करके कि केंचुआ त्वचा से साँस लेता है क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो है ना, उसकी स्किन बहुत पतली होती है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? केंचुआ। आई होप, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, चलो ये तो स्किन वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछता है रक्त, ब्लड। ऐसे कौन से जीव हैं जिसमें रक्त ही नहीं होता है? तो वो क्या है आपका? उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है ना, हाइड्रा
हाइड्रा में बिल्कुल भी खून नहीं होता है, हाइड्रा। और हाइड्रा आपका जो है वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। और हाइड्रा भी जो आपका ये त्वचा से शोषण करता है ये भी। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका त्वचा से शोषण करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपके समक्ष एक होमवर्क है आपका, होमवर्क क्या है? भारत में साइमन कमीशन कब भारत आया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। अब जो लास्ट का क्वेश्चन मैंने जो आपसे होमवर्क के पूछा था, वो पूछा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। दोस्तों, आप मुझे बताओगे, ये जो इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया गया है, ये आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो, तो आपका खुद का अपना चैनल है, जिसका नाम है वर्दी आज कल 24। वर्दी आजकल 24 चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और जो वीडियो है उसको शेयर करो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। और बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।